गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए इंडक्शन मोटर का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ पे पॉज करके इसे एक बार रीड कर लीजिए और वापस आके देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से बनेगा। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो आपको जनरल स्टेप क्या रहता है, यहाँ पर गिवन क्या है सबसे पहले वो देखिए। यहाँ पर आपको गिवन है स्टैंड स्टिल वोल्टेज आपके रोटर में बनती हुई 80 डिवाइडेड बाय √3 वोल्ट्स। यहाँ पे 80 वोल्ट्स गिवन है, मैंने 80 डिवाइड बाय √3 क्यों लिया है ज़रा समझिए। आपका यहाँ पे 80 वोल्ट आपके रोटर का EMF इंड्यूस्ड EMF गिवन है बिटवीन योर स्लिप रिंग्स, मतलब इस तरह से स्लिप रिंग्स आएंगी आपके रोटर की। तो यहाँ पे आपको 80 वोल्ट्स गिवन है EMF इंड्यूस्ड बिटवीन योर स्लिप रिंग्स। तो ये क्या हो गया आपका लाइन वोल्टेज। इंडक्शन मोटर आपका क्या है, एक 3 फेस बैलेंस सर्किट। तो 3 फेस बैलेंस सर्किट का कभी भी सॉल्यूशन बनाना हो तो किस तरह से बनाते हैं, पूरा का पूरा 3 फेस सर्किट नहीं कंसीडर करते, हम क्या करते हैं पर फेस एनालिसिस करते हैं। पर फेस एनालिसिस में क्या करेंगे, अपनी फेस वोल्टेज निकालेंगे, यहाँ पे V फेस क्या है, I फेस क्या है वो देखेंगे, और सिंगल फेस पावर क्या है, एंड देन फेस पैरामीटर्स के साथ अपने सॉल्यूशन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आपके 3 फेस बैलेंस सर्किट में इंडक्शन मोटर के आपको क्या गिवन थी, लाइन वोल्टेज। उससे हमारा कोई काम नहीं, हमें क्या करना है 3 फेस बैलेंस सर्किट में, याद रखिएगा बैलेंस सर्किट में 3 फेस बैलेंस सर्किट कौन सा होता है, जहाँ पे आपके तीनों वाइंडिंग्स का R2 और X2 सेम हो, उसे हम कहते हैं बैलेंस सर्किट्स। तो 3 फेस बैलेंस सर्किट्स में कभी भी सॉल्यूशन बनाना हो तो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा 3 फेस सर्किट नहीं कंसीडर करते, सिर्फ एक फेस कंसीडर करते हैं और उस पर सॉल्यूशन बनाते हैं, और इस तरह से सॉल्यूशन बनाने को कहते हैं पर फेस एनालिसिस। तो यहाँ पे आपको जो 80 वोल्ट गिवन था दैट वाज लाइन वोल्टेज। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने हमारा फेज वोल्टेज यहाँ से निकाल लिया, दैट इज 80 डिवाइडेड बाय √3। ये 80 डिवाइड बाय √3 कैसे आया, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो 3 फेस सर्किट्स करके मैंने नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ाया है, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। अदरवाइज इट्स अ वेरी सिंपल रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। आपका स्टार कनेक्शन हो तो आपकी लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में 1 डिवाइड बाय √3 का रिलेशन रहता है, कुछ इस तरह से। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखिए आपको क्या गिवन है, नेक्स्ट आपको रोटर का रेजिस्टेंस गिवन है 1 ओम पर फेस, ये भी आपको फेज वैल्यू गिवन है। देन आपको रोटर का रिएक्टेंस भी गिवन है 4 ओम पर फेस। अब देखिए यहाँ से आपका रोटर इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह से बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका रोटर इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पे ये कौन सा सर्किट था, रोटर का पर फेस इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पे पर फेस पैरामीटर्स सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय S, एंड देन X2 पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 ओम। यहाँ पे रेजिस्टेंस हम कैसे लिखते हैं, R2 डिवाइडेड बाय S, R2 इज ओवर हियर 1 एंड दैट्स वाई 1 डिवाइडेड बाय S। तो चलिए देखिए ये हो गया आपका गिवन पोर्शन। अब आस्ट पोर्शन देखिए, आपसे पूछा गया है, आपको कहा गया है करंट पर फेस और पावर फैक्टर निकाल कर दें। तो देखिए वो कैसे कैलकुलेट होगा, करंट पर फेस निकालनी है तो क्या निकालना है आपको, इस सर्किट में करंट I2 कैसे निकालेंगे। अगर आप फॉर्मूलाज याद रखना चाहते हैं तो फॉर्मूलाज याद रख लीजिए, अदरवाइज अगर आप देखें तो ये एक सिंपल AC सर्किट है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, V डिवाइड बाय Z। DC सर्किट होता था तो I कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करते थे, V डिवाइड बाय R। AC सर्किट्स है तो क्या करेंगे आप, V डिवाइड बाय Z। कोई डिफरेंस नहीं होता DC सर्किट्स में और AC सर्किट्स में, सेम तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप रियल नंबर्स लेते थे DC सर्किट्स में, AC सर्किट्स में आप क्या करते हैं, आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ डील करते हैं, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। बाकी रेस्ट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं DC सर्किट्स में, एक्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करना है आपको AC सर्किट्स में। ओनली डिफरेंस बिटवीन DC सर्किट्स एंड AC सर्किट्स इज अबाउट द नंबर।
यहाँ पे आपके नंबर्स जो होते थे 2, 3, 4, -4 कुछ इस तरह के नंबर होते थे। AC सर्किट्स में आपके जो नंबर्स होते हैं दैट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता DC सर्किट और AC सर्किट्स में, सिर्फ नंबर बदल जाते हैं आपको। रेस्ट ऑफ द ऑल कंसेप्ट्स आर सेम एज वाज इन DC सर्किट। तो AC सर्किट में अगर आपको कुछ अलग सीखना है सो दैट इज हाउ टू डील विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो प्रैक्टिस करते चलिए और सीख लीजिए। अदरवाइज आप नेटवर्क एनालिसिस में 3 फेज सर्किट्स, AC सर्किट एनालिसिस, ये पूरा का पूरा 2 चैप्टर्स पढ़िए, आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी इन दोनों चैप्टर्स के। सारे न्यूमेरिकल्स जितने मैंने कराए हैं सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कीजिए, आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ कैसे डील करते हैं अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो आगे चलिए, यहाँ से आप I2 का, रोटर की करंट का क्या फॉर्मूला रहता है वैसे याद रखना चाहते हैं तो वैसे याद रख लीजिए, अदरवाइज सिंपली आप यहाँ से रोटर सर्किट से देख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका E2 डिवाइडेड बाय R प्लस JX। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। I2 की कैलकुलेट करने के लिए स्टैंड स्टिल हम यहाँ पे करंट निकाल रहे हैं, तो आपका एट स्टैंड स्टिल S इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस J4। यहाँ से आप स्टैंड स्टिल करंट निकाल लीजिए अपने रोटर की, तो वो आ जाएगी 11.20 एंगल -75.96 डिग्रीज। यहाँ पे E2 को रेफरेंस कंसीडर किया है, कंसीडरिंग E2 एज रेफरेंस, मतलब आपका जो E2 है उसे मैं इस तरह से 0 डिग्री कंसीडर करते हुए चल रहा हूँ, तो ये आ जाएगा आपका E2 एंगल 0 डिग्री। और अब आपकी स्टैंड स्टिल करंट आ गई है 11.20 और वो आपके E2 को लैग करी है बाय एंगल 75.96 डिग्रीज। तो यहाँ से आपका पावर फैक्टर क्या आ जाएगा, योर पावर फैक्टर विल बी cos ऑफ phi इक्वल टू cos 75.96। तो यहाँ से आपका पावर फैक्टर बन जाएगा 0.243 लैग। आप चाहें तो पावर फैक्टर R बाय Z करके निकालना चाहते हैं तो वैसे भी निकाल सकते हैं, आपको सेम आंसर मिलेगा। यहाँ पे R और Z आपको कौन सा लेना है, रोटर का रेजिस्टेंस और रोटर का इम्पीडेंस, दोनों से आपको एक ही आंसर मिलेगा 75.96 एंड 0.243 लैग। तो चलिए, ये हो गया आपका न्यूमेरिकल का A पार्ट सॉल्व। करंट और पावर फैक्टर निकाल कर दें रोटर का व्हेन स्लिप रिंग्स आर शॉर्ट सर्किटेड। B पार्ट सॉल्व कर दें, यहाँ पे B पार्ट में लिखा हुआ है करंट और पावर फैक्टर निकाल कर दें व्हेन स्लिप रिंग्स आर कनेक्टेड टू स्टार कनेक्टेड रियोस्टेट ऑफ 3 ओम पर फेज। तो देखिए B पार्ट कैसे सॉल्व होगा आपका। B पार्ट के लिए आपको क्या करना है, आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा वो बन जाएगा 1 + 3 ओम। ये आ गया आपका R एक्सटर्नल एडिड और ये 1 ओम आ गया आपका रोटर का खुद का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आपका आ जाएगा रिएक्टेंस और यहाँ पे आ जाएगी आपकी इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो इस बार आपका क्या किया था, आपका जो रोटर का सर्किट था स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस बार आपका पर फेज 3 ओम आपके रोटर के सर्किट में ऐड कर दिया गया था। तो यहाँ पे हमने कर दिया R एक्सटर्नल ऐड 3 ओम पर फेज रोटर का रेजिस्टेंस है आपका 1 ओम। तो ये टोटल क्या बन जाएगा आपका रोटर का नया रेजिस्टेंस 4 ओम। तो ये बन जाएगा आपका एक नया सर्किट रोटर का विथ दिस टाइम R2 इक्वल टू 4 ओम। तो रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन सेम रहेगी। करंट कैलकुलेट करनी है यहाँ पे भी हमें रोटर की, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे आप फॉर्मूलाज याद रखने चाहते हैं इंडक्शन मोटर के, चॉइसेस यूज, अगर आप सर्किट देख के सिंपली इवॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट विल बी रेदर ईजीएस्ट पार्ट। आप कभी कोई प्रिपरेशन कर रहे होंगे किसी बड़े एग्जाम की, तो उस टाइम पे कितना कुछ याद रखेंगे, कितने फॉर्मूलाज याद रखेंगे। तो इन जनरल बेटर रहता है इक्विवेलेंट सर्किट याद रखना, वहाँ से आपके सारे फॉर्मूलाज खुद ही इवॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या करना है, अगेन आपको V डिवाइडेड बाय Z, तो आपको आपकी करंट मिल जाएगी। कीजिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, E2 डिवाइडेड बाय Z2,
E2 is over here, 80 divided by root 3 at standstill, s is equal to 1. यहाँ पे क्या होता है R2 डिवाइडेड बाय S, यहाँ पे S की वैल्यू है 1, सो इट विल बी ओनली 4 ओम प्लस J4. तो ये क्या हो गया आपका इंडक्शन मोटर से रिड्यूस होकर सिंपली एक AC सर्किट एनालिसिस का न्यूमेरिकल. कभी हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा. फॉर्मूलाज नहीं याद रखने, इट्स जस्ट अबाउट नोइंग AC सर्किट एनालिसिस. DC सर्किट सॉल्व कर लेते हैं तो AC सर्किट्स भी सॉल्व कर लेंगे. अगेन टेकिंग E2 एज रेफरेंस, मतलब E2 को मैं 0 डिग्री लेते हुए चल रहा हूँ एज रेफरेंस. तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, आपका I2 का आंसर आ जाएगा 8.16 एंगल -45 डिग्रीज. तो ये आ गया आपका I2 का आंसर. तो ये आपका ड्रॉ हो जाएगा कुछ इस तरह से, I2 इक्वल टू 8.16 एम्पियर लैगिंग योर फेज वोल्टेज बाय 45 डिग्रीज. तो आपका पावर फैक्टर क्या आ जाएगा cos ऑफ 5 दैट इज cos ऑफ 45 डिग्री, यह आ जाएगा आपका 0.707 लैग. तो आपकी रोटर की करंट आपके रोटर की इंड्यूस्ड वोल्टेज को लैग करिए बाय 45 डिग्रीज आफ्टर एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो आपका पावर फैक्टर क्या हो गया इम्प्रूव. आपकी करंट क्या होगी है रोटर की डिक्रीज. तो ये क्या था, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू योर इंडक्शन मोटर. आप जब अपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग के पर्पस के लिए, तो स्टार्टिंग पे इंडक्शन मोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने पे आपका पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है. पहले आपका पावर फैक्टर था आपके सर्किट का 75 पॉइंट समथिंग, नाउ इट इज़ 45 डिग्री. दिस इज इम्प्रूवमेंट. पहले आपकी रोटर की करंट विदाउट आर एक्सटर्नल वॉज समथिंग 11 पॉइंट, नाउ इट इज़ रिड्यूस टू 8.16. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू योर इंडक्शन मोटर ड्यूरिंग द स्टार्टिंग. आपका पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है, स्टार्टिंग करंट रिड्यूस हो जाती है, एंड योर टॉर्क ऑल्सो इंक्रीजेस. So adding external resistance while starting your induction motor is a good thing and has all these benefits.